नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों। दिन भर स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे में क्या हाल चल रही, चलिए इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो यूएई को लेकर आ रही है। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब की 6 दिवसीय यात्रा पर गए भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे का भव्य स्वागत किया गया, जिससे पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ गई है। अब पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं भारत के कदम पाकिस्तान को सऊदी अरब से दूर न कर दे। पाकिस्तान अब तक इन देशों को सैन्य मदद देने की आड़ में रुपए ऐंठता रहा है। हालांकि हाल के दिनों में सऊदी अरब और पाकिस्तान के संबंधों में काफी गर्माहट देखने को मिली है। भारतीय सेना के अनुसार जनरल MM नरवणे ने संयुक्त अरब अमीरात के लैंड फोर्सेस एंड स्टाफ के कमांडर मेजर जनरल सालेह मोहम्मद अल अमीरी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों अधिकारियों के बीच आपसी हितों और रक्षा सहयोग के कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दो खाड़ी देशों की ये किसी भी भारतीय सेना प्रमुख की पहली यात्रा है। भारतीय सेना ने बताया कि जनरल MM नरवणे को संयुक्त अरब अमीरात के लैंड फोर्सेस के मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्हें पुष्प चक्र अर्पित किया गया। बयान में बताया गया है कि जनरल MM नरवणे ने लैंड फोर्स इंस्टीट्यूट, इन्फेंट्री स्कूल एंड आर्मर स्कूल का भी दौरा किया। जनरल MM नरवणे की ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब खाड़ी क्षेत्र में तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं और इन घटनाक्रमों में कई अरब देशों का इजराइल के साथ संबंध सामान्य होना है। पाकिस्तान भी चीन के साथ मिलकर होर्मुज की खाड़ी और अदन की खाड़ी के बीच गश्त कर रहा है। ऐसे में भारत भी यूएई और सऊदी अरब की मदद से अपनी ताकत को बढ़ाने की तैयारी में है। यानी कि भारत के संबंध और ज्यादा मजबूत होने वाले हैं यूएई के साथ, और खास करके डिफेंस सेक्टर में। और इस डिफेंस सेक्टर के क्षेत्र में अगर भारत और यूएई आगे आते हैं तो ऐसे में एक बड़ा झटका पाकिस्तान को लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने कई अरबों डॉलर्स हथियारों की आड़ में सऊदी अरब से लूटे हैं, और ऐसे में अब ये उसके लिए एक झटके से कम नहीं है। अगली खबर रक्षा मंत्रालय को लेकर आ रही है। सैन्य समस्याओं का समाधान करने के लिए अब स्टार्टअप को ज्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है, और इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने पहला विंग भी ले लिया है। इस महत्वपूर्ण परियोजना में स्वान ड्रोन सिस्टम और स्मार्ट लॉइटरिंग म्यूनिशन सहित कई क्षेत्रों की पहचान की गई है। आपको बता दें कि IDEX जो कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस है, इसको 2018 में शुरू किया गया था, और इसी साल निजी क्षेत्रों के द्वारा विकास किए गए आधुनिक तकनीकों की पहचान के साथ एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जो कि पहले राज्य के स्वामित्व वाले संगठनों के दायरे में था। सूत्रों ने कहा कि भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम से जो प्रतिक्रिया मिली है वो काफी उत्साहजनक रही है, खासकर कि भविष्य के हथियार प्रणालियों की जब बात आती है। IDEX ने दिखाया है कि हमारे स्टार्टअप रक्षा और एरोस्पेस के लिए बड़ी संख्या में टेक्नोलॉजी को बनाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। खास करके डिजिटल तकनीक में स्टार्टअप विशेष रूप से मजबूत है, और जैसे जैसे हथियार और उपकरण आजकल स्मार्ट और मानव रहित होते जा रहे हैं, ऐसे में इसका महत्व काफी बढ़ गया है। इस साल चुनी गई 9 परियोजनाओं में से एक हवा से दुश्मनों के वायु रक्षा को खत्म करने के लिए HAL के द्वारा डिजाइन किए जाने वाले स्मार्ट ड्रोन सिस्टम को भी लॉन्च किया गया था, और इसे बेंगलुरु स्थित न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा भी विकसित किया जा रहा है। तेलंगाना स्थित एविजन सिस्टम के द्वारा वायुसेना और नौसेना के लिए विकसित की जाने वाली स्मार्ट लॉइटरिंग म्यूनिशन के विकास से संबंधित 2 अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी हैं। आपको बता दें कि टेक्नोलॉजी आधुनिक युद्ध में एक बड़ी भूमिका निभाती है, और इनोवेशन ही इसका एकमात्र आप समझ सकते हैं कि कुंजी है, यानी कि की है। रक्षा उत्पादन सचिव राजकुमार सिंह ने कहा कि IDEX युवा दिमागों, MSMEs, स्टार्टअप्स और इंक्यूबेटरों को नई तकनीक से चलने वाले समाधान तैयार करने का एक प्लेटफॉर्म है। ये स्टार्टअप जो कि नियमों से नहीं बंधे होंगे, वे बड़े स्तर पर इस तरीके के निर्माण कर सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि कुछ स्टार्टअप उत्पाद जिन्हें शुरुआती चरणों में पहचाना गया था, वे विकास को पूरा करने में सक्षम हैं और 18 महीने से कम समय में खरीद के स्तर पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, ये कदम भारत को वैसे तो पहले उठा लेना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। पर अब ये जो स्टार्टअप्स हैं, जो ये युवा माइंड्स हैं, ये कुछ करके दिखाने वाले हैं, और इन्होंने अपने आप को साबित भी किया। और ऐसे समय में जब भारत चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, तो इस तरीके के जो इनोवेशंस हैं, जो कि स्टार्टअप के द्वारा बनाए जा रहे हैं, खास करके ये लोग किसी नियम में नहीं बंधे हैं, और खुले रूप से जो इनके दिमाग में आ रहा है चुनौतियों को लेकर, उसको बनाने में ये सक्षम है। और इसी तरीके से आज के डेट में आप समझ सकते हैं कि जो अमेरिका है, रूस है, चीन है, ये सब स्टार्टअप्स का ही इस्तेमाल करता है। तो ऐसे में अब ये भारत के लिए और भारतीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है, ताकि इससे युवा जोश देश के सामने आए और भविष्य की जो समस्याएं हैं, खास करके डिफेंस क्षेत्र में, उनको दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। आपको क्या लगता है इस बारे में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगली खबर की बात करते हैं तो वो ऑपरेशन स्नो लेपर्ड को लेकर आ रही है। बर्फबारी में लद्दाख को पहली बार देश के अन्य क्षेत्रों से जोड़े रखने के लिए सेना की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO श्रीनगर लेह मार्ग को अधिकतर समय तक खुला रखने में जुटी है।
नवंबर के पहले सप्ताह से ही इस इलाके में बर्फबारी के बाद बीआरओ बर्फ हटाने का काम शुरू कर देती है। खास करके जोजिला पास को खुला रखने की कोशिश की गई है, जो कि इस हाईवे का सबसे दुर्गम इलाका माना जाता है। जवान दिन रात माइनस तापमान और बर्फीले तूफान में भी अपनी जान की परवाह किए बगैर काम में जुटे हैं। बीआरओ ने इस ऑपरेशन को स्नो लेपर्ड नाम दे दिया है। अगली खबर सीडीएस विपिन रावत को लेकर आ रही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने कहा कि भारत अपनी समुद्री सीमा की सुरक्षा पर ध्यान दे रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र में हमारी खासी नजर है। हाल के सालों में चीन की इकोनॉमी और मिलिट्री ताकत बढ़ने से इस क्षेत्र में उसका दबदबा बढ़ा है। चीन की वजह से हिंद महासागर क्षेत्र में दूसरे देशों की दिलचस्पी बढ़ी है। फिलहाल यहाँ अलग अलग मिशन के सपोर्ट में बाहरी ताकतों के 120 वॉरशिप तैनात है। उन्होंने ग्लोबल डायलॉग सिक्योरिटी समिट में ये बात कही है। जनरल रावत ने कहा कि हिंद महासागर में मामूली विवाद होता रहा है, हालांकि काफी हद तक यहाँ पर शांति कायम है। इस क्षेत्र के ज्यादातर देश आर्थिक लाभ कमाना चाहते हैं। वे कनेक्टिविटी बढ़ाकर समुद्र के रास्ते होने वाले व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं। जनरल रावत ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में बाहरी देश भी समुद्री नेटवर्क तैयार करने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा करके वे अपना प्रभाव को वहां पर बढ़ाना चाहते हैं। बाहरी ताकतों और क्षेत्रीय नेवल कंपटीशन बढ़ने से इस क्षेत्र के देशों की सुरक्षा को खतरा है। हमारे लिए जरूरी है कि शांति और सौहार्द कायम करने के लिए इस क्षेत्र की सुरक्षा पर पकड़ बनाई जा सके। आगे उन्होंने कहा कि मिलिट्री फील्ड में तकनीक किसी भी समस्या का समाधान होना चाहिए। सुरक्षा को लेकर हमारा नजरिया एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसके लिए कई तरीकों से कोशिश करनी चाहिए। भविष्य में सुरक्षा मजबूत करने के लिए साथी देशों के साथ ट्रेनिंग जैसी गतिविधियों को बढ़ाने की जरूरत है। अगली डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो अमेरिका को लेकर आ रही है। ब्रह्मोस मिसाइल के रशियन पार्टनर जो कि भारत के साथ मिलकर इस मिसाइल को बनाते हैं, उस पर सैंक्शन लगा दिया है। रशियन मिलिट्री कंपनी अविजा पास्ट को यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा सैंक्शन लगा दिया गया है। साथ ही इस बात से आश्वस्त करा दिया गया है कि उनके भारतीय साझेदारों, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल को बनाना, साथ ही HAL और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ जो उनका व्यवहार है वो प्रभावित नहीं होगा। पिछले महीने अमेरिकी विभाग ने बड़े पैमाने पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी कि WMBD का उल्लंघन करने के लिए 5 चीनी और रूसी कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया है। एक बयान में कहा गया है कि अविजा 50 अपने भारतीय व्यापारी भागीदारों को निरंतर व्यापार कार्यों के लिए आश्वस्त करेगा, क्योंकि अमेरिकी विदेशी विभाग भारत के साथ दृढ़ संकल्प है कि वो भारत के कानून को प्रभावित नहीं करेगा। यानी कि इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि भारत और रूसी कंपनियों में जो व्यापार होता है, खासकर कि हथियारों को लेकर, वो प्रभावित नहीं होने वाला है। अमेरिकी विदेशी विभाग ने कहा कि 5 कंपनियों को उत्तर कोरिया, सीरिया और ईरान के साथ वस्तुओं के व्यापार के लिए 2 साल के लिए मंजूरी दे दी जाएगी। रशियन मिलिट्री कंपनी अविजा 50 ने कहा है कि अमेरिका के द्वारा ये जो सैंक्शन लगाया गया है उसका कोई लॉजिक भी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम 50 सालों से व्यापार कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय संधियों और भारतीय कानूनों का भी हमने उल्लंघन नहीं किया है। अगले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है हाईटेक स्टील्थ वॉरशिप को लेकर, जिसे अगले कुछ दिनों में लॉन्च किया जाएगा। गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, जो कि राज्य के स्वामित्व वाला शिपयार्ड है, उसने कहा है कि 14 दिसंबर को भारतीय नौसेना को 3 स्टील्थ फ्रिगेट में से पहले को वो लॉन्च कर देगी। ये तीनों फ्रिगेट्स प्रोजेक्ट 17A क्लास के हैं। मुंबई में मजगांव डॉक्स लिमिटेड एक ही क्लास के 4 जहाज बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2015 में 50,000 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन के साथ 7 युद्धपोतों के निर्माण की मंजूरी दी थी। आपको बता दें कि पिछले साल मजगांव डॉक्स ने परियोजना 17A क्लास का पहला जहाज लॉन्च किया था, जिसका नाम INS नीलगिरी है। GRSC के CMD VK सक्सेना ने कहा कि लगभग 19,279 करोड़ रुपए की लागत से 3 स्टील्थ फ्रिगेट के आदेश GRSC के लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इनमें से प्रत्येक जहाज का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 6,670 टन का है। उनके पास बोर्ड पर सबसे उन्नत अत्याधुनिक सेंसर और एमुनेशन होंगे। जहाजों में उन्नत स्टील्थ सुविधाएं भी होंगी। ये फ्रिगेट्स दुनिया और पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रोजेक्ट 17A क्लास के फ्रिगेट 1 दशक के समय में भारतीय नौसेना में प्रमुख सरफेस वॉरशिप का एक उन्नत वर्ग होगा। हालांकि प्रोजेक्ट 17A क्लास का डिजाइन शिवलिक वर्ग के फ्रिगेट से लिया गया है, लेकिन रडार डिटेक्शन की संभावना को कम करने के लिए इसमें अधिक सुविधाओं का इस्तेमाल किया गया है। प्रोजेक्ट 17A एक फ्लश डेक लेआउट का उपयोग करता है, जिसमें डेक में धनुष से लेकर स्तन तक एक समान निरंतर लेआउट होता है। प्रोजेक्ट 17A क्लास की फ्रिगेट को एक मॉड्यूलर तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है, जिसमें जहाज के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग करके बनाया गया है। प्रोजेक्ट 17A कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर के समान इसमें एमुनेशन होगा, जिसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल शामिल है। इसके अलावा इजरायली बराक 8 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी इसमें लगी हैं, जबकि फ्रिगेट 17A में बराक 8 मिसाइलों के लिए लक्ष्य हासिल करने के लिए EL/M2248 रडार होगा, जैसा कि कोलकाता वर्ग के पास है।
इसके अलावा एक उन्नत रडार भी होगा। प्रोजेक्ट 17A में स्पेनिश कंपनी इंद्र की LTR-25 लेंजा रडार भी होगा। LTR-25 में 400 किलोमीटर से अधिक की रेंज है और ये बैलिस्टिक मिसाइलों सहित बड़ी संख्या में हवाई लक्ष्यों का पता लगा सकता है। प्रोजेक्ट 17A एंटीशिप मिसाइलों को नष्ट करने के लिए पनडुब्बी और रैपिड फायर गन के साथ साथ जहाजों और तटीय लक्ष्यों को साधने के लिए इसमें भारी मेन गन लगाई गई है। साथ ही इसमें टॉर्पीडो और रॉकेट भी होंगे। दूसरे पे अगली खबर की बात करते हैं तो ब्राजील की CBS को लेकर आ रही है। CBS ब्राजील दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गोला बारूद निर्माता कंपनी है और वे भारत के SSS डिफेंस के बीच जॉइंट वेंचर के तौर पर गोला बारूद का उत्पादन करने का काम 2021 से शुरू करेंगे। गोला बारूद परियोजना को आंध्र प्रदेश में अगस्त 2021 में शुरू कर दिया जाएगा। संयुक्त उद्यम यानी कि जॉइंट वेंचर न केवल भारतीय बाजार पर ध्यान केंद्रित करेगा बल्कि इस क्षेत्र तक सभी की पहुंच बनाएगा। इस साल जनवरी में दोनों कंपनियों के बीच जॉइंट वेंचर को शामिल किया गया था। आपको बता दें कि इस जॉइंट वेंचर में कई प्रकार के एमुनेशन और अलग अलग प्रकार की कैलिबर्स शामिल है, जिसमें 9mm, 7.62 × 39 mm, 7.62 × 51 mm और .338 लेपोआ के अलावा 12.7 mm शामिल है। जबकि ब्राजील के रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादों के सचिव ने कहा कि उनका एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत की हवाई यात्रा करेगा। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है इसरो को लेकर। इसरो ने कहा है कि PSLV C-50 17 दिसंबर को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से संचार उपग्रह CMS-01 का प्रक्षेपण करेगा। ये प्रक्षेपण स्थायी तौर पर 17 दिसंबर को किया जाएगा और कहा गया है कि करीबन 3:41 पर इसे निर्धारित किया गया है। साथ ही ये मौसम की परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगा कि इस रॉकेट को लॉन्च करना है कि नहीं। इसरो ने कहा है कि CMS-01 एक्सटेंडेड सी बैंड में सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जिसके दायरे में भारत की भूमि, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह होंगे। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।